बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का आज हमारा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है बच्चे, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। पहले आप ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स और उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो आप पढ़ चुके हैं। आज हम फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे और फर्दर इसके कुछ डेफिनेशन जो हैं वो स्टडी करेंगे। जी, तो वो कहता है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। वो तमाम वैल्यूज़ या वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है? इसमें लेंथ आ सकती है किसी चीज़ की, मैस आ सकता है, टाइम आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद अ फिजिकल क्वांटिटीज पोजेसेस एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। असल चीज़ यह है कि इसके अंदर दो चीज़ें कॉमन होती हैं। वो क्या क्या? पहली है वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जो उसकी वैल्यू होगी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, या जो उसका हम लोग क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की हाइट मेजर करनी है तो वो वैल्यू इस, अगर वो 5 फीट है तो 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके अंदर। तो एंड द अदर इज यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, और दूसरा उसका यूनिट होगा। सिर्फ 5 फीट हम बोलेंगे तो यूनिट फीट है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर 5 है। या अगर हमने टेम्परेचर मेजर किया है तो आमतौर पर बोला जाता है कि आपको फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है, तो वो हम लोग एक्चुअली 100 फ़ारेनहाइट में 100 उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और जो फ़ारेनहाइट है वो उसका यूनिट होगा। तो इस तरीके से ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, उधर इसकी यूनिट होता है। तो यहाँ तक ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। आगे लास्ट लाइन पे वो बताता है फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक कहलाती है बेस क्वांटिटीज और दूसरी कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या है इसकी डेफिनेशन? अगर आप ये राइट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन मिल जाएगी। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज जिसकी बेसिस पे दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाए, यानी कि इनको जोड़ के, इनको मिला के, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनको फिर हम लोग जो न्यू क्वांटिटीज बनाते हैं, तो फिर जिन क्वांटिटीज को मिला के न्यू क्वांटिटीज बनाई जाए उन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। यानी इनको यूज करके हम न्यू दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज शामिल हैं? दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली इसमें ये टोटल 7 हैं। देर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। मेन तो आमतौर पे इसको 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो इसलिए आपने इसको याद भी रखना है कि टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटी यानी कि 7 होंगी। तो पहले हमने बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन देख ली, उसकी तादाद 7 है। अब वो कौन कौन सी हैं उसके नाम याद कर लें। पहला है लेंथ, फिर मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। उसके बाद चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरफ। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब वो क्वांटिटीज जिनको बनाया जाता है बेस क्वांटिटीज से, तो वो कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और अब इसमें कौन कौन सी शामिल हैं, ये आपकी इसकी कोई लिमिटेड तादाद नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम आगे जाकर इनको देखेंगे, इनके यूनिट्स देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ बेसिक जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज थी उनको मिला के बनाई गई हैं। तो तमाम के अंदर बेस क्वांटिटीज वही बेसिक रहती हैं 7 जिनको हम यूज़ करते हैं, और उनसे फिर आगे ये तमाम ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं। आगे चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जी, इसकी इस लाइन से देख लें, देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज टू ऑफ मेजरिंग अननोन measuring or comparing unknown quantities. Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that quantity. This standard quantity is called unit. यहाँ पे वो दो चीज़ें बता रहा है। वो पहला कहता है कि हमें ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट बना लिया जाए, जिसकी एक यानी कि इस तरीके से अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया जाए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वो सेम यूज़ किया जाए। तो जब ये बन जाएगा तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि इससे फिर इजीली हम मेजरमेंट्स कर सकेंगे, चीज़ों की वैल्यूज़ को हमें बताना आसान रहेगा। जैसा कि इसकी मिसाल, आसान सी मिसाल है, अगर आपको कहा जाए कि एक रोप या एक हमारे पास कोई स्टिक है वो 5 फीट लॉन्ग है, तो वो आप चाहे पाकिस्तान में या लोकल किसी भी कंट्री में बात कर रहे हो या फ़ॉरन किसी और जगह पर जाके भी आप बोलेंगे तो आपको सारा पता चलेगा कि 5 फीट स्टैंडर्ड हमारा सेम होगा। अगर किसी को भी आप बताएंगे तो वो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो ये हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट कर ली। इसी तरीके से हमने कुछ डिफरेंट वैल्यूज का बनाया हुआ है। जिस तरीके से लेंथ को आमतौर पर मीटर में मेजर किया जाता है और मैस को हम लोग ग्राम्स में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। तो ये हमारा इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, या इसको आप कह सकते हैं कि व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी वी नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स
यहाँ तक आप करें। टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, किस मकसद के लिए? साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करने के लिए, मैयर करने के लिए। तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंस, ये वाई व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आप लिखेंगे। इससे आगे फिर ऐसे सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1916 adopted as worldwide system of measurements called international system of units. The international system of units is commonly referred as SI. अब वो कह रहा है कि जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट्स की इन 1960 1960 में पेरिस में, तो वहाँ पे फिर एक रूल अप्लाई किया गया जिन्होंने क्वांटिटीज़ के हर क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हम कौन सी क्वांटिटी किस यूनिट में मेजर करेंगे, और इसको उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सिस्टम पढ़ा जाता है। जी अब उर्दू में देख लेते हैं हम, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ तक याद करेंगे। जी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज इंग्लिश में था, उर्दू में होगा तबई मकदारें। तमाम काबिल पैमाइश मकदारों को तबई मकदारें कहते हैं, मसलन लंबाई, मैस, वक्त और टेम्परेचर। इसकी मिसाल कौन कौन सी है? इसमें लंबाई आ जाएगी, मैस आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। किसी भी तबई मकदार में दो खसूसियत मुश्तरक होती हैं। पहली खसूसियत इसकी अददी कीमत, और दूसरा वो यूनिट जिसमें इसको मापा गया हो। अब तबई मकदारें वो हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की लेंथ के लिए, लंबाई के लिए हम क्या यूनिट इस्तेमाल करेंगे, या मैस को, वक्त को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को, तो ये सारी तबई मकदारें कहलाती हैं। अब जब भी आपको अगर ये कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम देखेंगे तो आप उसको मिनट्स या सेकंड में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड अगर बोला जाए तो इसमें जो 5 है वो इसकी अददी कीमत है, और जो इसके सेकंड बताया गया है वो इसका यूनिट होगा। या किसी की लंबाई है 10 मीटर की, कोई लकड़ी आप कह लें, तो 10 जो है इसकी अददी कीमत है, और जो मीटर है वो इसका यूनिट होगा। तो इसी तरीके से आगे हम चलते हैं, ये आपने यहाँ तक याद करना है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, वो बताता है तभी मकदारों को बुनियादी और मखसूस मकदारों में तकसीम किया जाता है। यानी कि दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई हैं? बुनियादी मकदारें यानी बेस क्वांटिटीज, वो मकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मकदारें अखज़ की जाएँ बुनियादी मकदारें कहलाती हैं। जिसकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज ड्राइव करते हैं, अखज़ करते हैं, उनको बुनियादी मकदारें कहते हैं। अब ये टोटल कितनी होती हैं? 7। उसने पहले ही लाइन में बता दिया है, जो कि 7 बुनियादी मकदारें ऐसी हैं जो कि तमाम तबई मकदारों के लिए बुनियाद फराहम करती हैं। इसको बुनियादी मकदारें इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी आपकी बाकी मकदारें होंगी वो इन्हीं को मिला के, इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाई जाएंगी। तो अब बुनियादी मकदारें कौन कौन सी, उनके नाम आपने लाजमी याद करने हैं। लंबाई, मास, वक़्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और मादे की मकदार बुनियादी मकदारें कहलाती हैं। उसके बाद आ रहा है मखसूस मकदारें। अब वो बुनियादी मकदारें थे उनको मल्टीप्लाई, ज़रब या तकसीम करके, मैं आपको जैसे बताया, जो हम नई मकदारें बनाते हैं उनको हम मखसूस मकदारें कहते हैं। इसकी तारीफ देख लेते हैं यहाँ पे बॉक्स में। वो मकदार जो बुनियादी मकदारों से अखज़ की जाए मखसूस मकदारें कहलाती हैं। हमने उनसे अखज़ किया है, वहाँ से ड्राइव किया, तो इसलिए हमने इसको ड्राइव क्वांटिटीज का नाम दिया। इनमें एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शामिल है। अब इसमें कौन कौन सी शामिल है? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, ये तमाम इसके अंदर शामिल होंगी। इसको जब आप आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये तमाम मकदारें जो हैं वो बुनियादी मकदारों को जोड़ के बनाई गई हैं। इसके बाद आगे हमारे पास अगला आ गया है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। उसी में भी पहला टॉपिक हमारा बनता है इसकी ज़रूरत क्या थी या इसकी अहमियत क्या है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे किसी भी नामालूम मकदार की पैमाइश या मुवाजना करने के लिए हमें बुनियादी मेयारी मकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार मेयार मुकर्रर कर लिए जाएँ तो ये मकदारें इन मेयारों के हवाले से बयान की जा सकती हैं। इन बुनियादी मकदारों को यूनिट कहते हैं। वो कहता है कि अगर हम लोग एक यूनिट बना लें, एक बुनियादी मकदार बना लें, और जो तमाम दुनिया में इस्तेमाल की जा सके, तो फिर हमारे लिए किसी भी चीज़ को मैयर करना, उसको उसकी पैमाइश करना बहुत आसान हो जाएगा, और इसको हम यूनिट का नाम देते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ दुनिया में एक मुश्तरका काबिल यूनिट्स के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि एक ही सिस्टम बनाया जाए, ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए। ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए। तो यहाँ तक आप लोग करेंगे। स्पेशली इसको किस लिए इस्तेमाल किया गया था? साइंसी और फ़नी मालूमात की तबादले के लिए, आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए, एक दूसरे का एक्सचेंज करने के लिए। आगे फिर इसके बाद आगे तारीफ आ जाएगी यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको SI सिस्टम भी हम कहते हैं। पैमाइशों पर मुनक्कदा, यहाँ से हम निशान लगाएंगे, पैमाइशों पर पेरिस में मुनक्कदा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हमागिर निज़ाम अपनाया गया, जिसको यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। और आगे आप इसे लिख लेंगे, इसको SI, S इंग्लिश लफर्ड, I कैपिटल, दोनों S और I कैपिटल इंग्लिश वर्ड हैं, लेटर्स हैं, आपने इनको लिखना है। इसको SI से ज़ाहिर करते हैं, वो इसके आगे आप खुद से लिख लेंगे। अब आगे आ गया है, यहाँ तक आप लोगों ने ये याद करना है। इससे आगे फिर बेस यूनिट्स आ गए जो कि हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से इनको याद कर लें।